guys, welcome to Sai English Institute. This is your Manoj sir. Today we are going to study new chapter. My dear student, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे ही इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, वो भी 100%। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा, जिनको मैंने एक एक करके नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वोकैबुलरी यानी शब्दकोश, यानी किसी भाषा के शब्द। किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको उस भाषा के शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो आपको उस भाषा के इंग्लिश शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसे हम वोकैबुलरी कहते हैं। यानी आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी की जरूरत है। इसके लिए मैंने नोट्स बना दिए हैं, देख सकते हैं। ये केवल दो पेज हैं डेमो के लिए, बाकी मैंने नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने एक बात और नोटिस की है, ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश पढ़ लेते हैं लेकिन वो सही प्रोनाउंस नहीं कर पाते या शब्दों को सही तरीके से स्पीक नहीं कर पाते या सही उच्चारण नहीं कर पाते। तो ऐसे सभी प्रकार के बच्चों के लिए मैंने हर इंग्लिश शब्द के बगल में हिंदी लिख दी है, ताकि आप सही तरीके से वर्ड को प्रोनाउंस कर पाएं, क्योंकि स्पीकिंग में प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप शब्द को सही प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो आप सामने वाले लिसनर को सही मीन्स नहीं दे पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिसनिंग यानी सुनना। बच्चों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भाषा को जितना ज़्यादा सुनेंगे, आप उतना ही उससे जल्दी से बोल सकेंगे और उतनी जल्दी उसे सीख सकेंगे। इसका एक अच्छा उदाहरण मैं आपको देकर समझाता हूँ। जब एक बच्चा छोटा होता है तो बचपन में वो जिस भाषा को सुनता है वो उसी भाषा को बड़ा होकर दोहराता है, यानी जिस भाषा को सुनता है उसी भाषा में वो बड़ा होकर बात करता है। जैसे हम लोग जिस भाषा को सुनते हैं उसी भाषा को बोलते हैं। अगर हम बचपन में हिंदी सुनते हैं तो हम हिंदी भाषा बोलते हैं, बचपन में पंजाबी सुनते हैं तो पंजाबी भाषा बोलते हैं, उर्दू सुनते हैं उर्दू भाषा बोलते हैं। यानी लिसन हमारा दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इंग्लिश जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं तो हमें अधिक से अधिक इंग्लिश सुनने की आदत डालना होगी। इसके लिए आप इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेल्प ले सकते हैं। इंग्लिश न्यूज़ को सुनने से एक तो आपको इंग्लिश सुनने की आदत होगी, दूसरा आपको लोगों को इंग्लिश बोलने के दौरान उनको समझने की हैबिचुअलिटी भी बढ़ेगी। इंग्लिश न्यूज़ को थोड़ा थोड़ा सुनते हुए उसे अपनी आदत में लाएं और उन शब्दों को सुनकर खुद प्रैक्टिस बोलने की करें। तीसरा थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्राई टू स्पीक, यानी इंग्लिश बोलने की कोशिश करना। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वोकैबुलरी भी याद हो गई और आप लिसन भी कर रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप इंग्लिश बोल पाएंगे? नो, नेवर। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको इंग्लिश बोलना तो है, आपको इंग्लिश बोलने की कोशिश तो करना है, आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस तो करना है। और ये प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंस के साथ करनी है। सबसे पहले हर व्यक्ति छोटे छोटे सेंटेंस को ही बोलता है, धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंस जुड़ते चले जाते हैं और वो बड़े बड़े शब्दों को एक साथ बोलने लगता है या बड़े बड़े सेंटेंस को बोलना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले छोटे छोटे सेंटेंस को बोलने की आदत हमें अपने परिवार में लानी है। धीरे धीरे आपकी वो आदत बन जाएगी और आप इंग्लिश ईजिली बोलने लगेंगे। बच्चों, इसके अलावा सबसे मोस्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिक ग्रामर।
अब आपको हम बेसिक ग्रामर सिखाएंगे। बच्चों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी एडवांस लेवल की ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती। जैसे जो लोग गांव में रहते हैं वो हिंदी बोलते हैं, लेकिन वो हिंदी ग्रामर से परिचित नहीं होते, तो क्या वे हिंदी भाषा नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं, क्योंकि भाषा बोलने के लिए थोड़ी सी ग्रामर की आवश्यकता होती है, अधिक एडवांस लेवल की ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती। पर सबसे महत्वपूर्ण, हमारे पास इंग्लिश वोकैबुलरी होना ज़रूरी है। तो अब हम बेसिक इंग्लिश को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक इंग्लिश में ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़ेंगे। टेंसेस, मॉडल्स, कंजक्शन, प्रपोजिशन, बस इन्हीं को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेंसेस से। अब हम टेंस की बेसिक स्टडी करेंगे और पहले दिन से ही इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल। काल मीन्स समय होता है। हमारा काल यानी हमारा जीवन 3 समय में बटा है: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक इसी प्रकार से टेंस को भी 3 भागों में बांटा गया है: प्रेजेंट टेंस, जिसका अर्थ होता है वर्तमान काल; पास्ट टेंस, जिसका अर्थ होता है भूतकाल; फ्यूचर टेंस, जिसका अर्थ होता है भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को भी छोटे छोटे 4 पार्ट्स में और बांटा गया है। इस प्रकार से टेंस के टोटल 12 टेंसेस हो जाते हैं। अब हम पहले प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स के स्टडी करते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट का फर्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी प्रकार से फ्यूचर के भी 4 पार्ट हैं। फर्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बच्चों, ये हमने टेंस की स्टडी की। अब हम इंग्लिश बोलने की स्टडी करते हैं। उसके लिए हमें बेसिक वर्ब की स्टडी करना होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ब टू बी, जिसका अर्थ होता है होना। इसे हम अक्सर बी के रूप में भी जानते हैं। बी मीन्स होना। तो जो होने की क्रिया होती है, अर्थात हिंदी भाषा में बोले जाने वाले वे सेंटेंस जिनमें होने का भाव होता है, उन स्थानों पर हम बी के 3 रूप इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी का यूज करते हैं। इससे हम और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। पहले समझ लीजिए, बी के 3 रूप होते हैं, यानी बी सीधा बी के रूप में ही यूज नहीं होता, बल्कि बी को 3 रूपों में यूज करते हैं। वर्तमान में यानी प्रेजेंट टेंस में बी के स्थान पर इज, एम, आर यूज करते हैं। पास्ट टेंस में बी के लिए वॉज, वर यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस में वी के लिए विल, बी और शैल बी यूज करते हैं। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस जिनमें है, हूँ, है जैसे शब्द आते हैं, उनकी इंग्लिश के लिए हम इज, एम, आर यूज करेंगे। पास्ट सेंटेंस में जिनके हिंदी वाक्यों के लास्ट में था, थी, थे आएंगे, उनके लिए हम वॉज, वर यूज करेंगे। और फ्यूचर टेंस जिनके लास्ट में गागी गया आएगा, उनके लिए हम विल बी और शैल बी यूज करेंगे। देखिए, ये जो इज है या वॉज है, इन्हें सिंगुलर के लिए यूज करेंगे। अब सिंगुलर क्या होता है तो मैंने नीचे लिख दिया है। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, अर्थात जो सिंगल है वो सिंगुलर है। जैसे ही, शी, नेम, इट आदि सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। प्लूरल में आता है यू, दे, वी, आई आदि। तो अब मैं यहाँ एक बात और कह दूं, बी होने के अर्थ में उन क्रियाओं में यूज होगा जिनमें कोई अन्य क्रिया नहीं होगी, अर्थात उन सेंटेंसों में केवल होना ही एक वर्ब होगी। इसको नीचे के एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझा जा सकता है।
हिंदी भाषा में बोले जाने वाले वे सेंटेंस जिनके लास्ट में होने का भाव होता है। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, तो यहाँ डॉक्टर होना एक क्रिया हो गई, इसमें और कोई क्रिया नहीं है, तो यहाँ हम वी का यूज करेंगे। और वी को हम बी के रूप में नहीं बल्कि बी के इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी के फॉर्म में यूज करेंगे, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि हिंदी का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। जैसे कि दूसरे एग्जांपल से देख सकते हैं, तुम एक अच्छे बच्चे हो। इस टेंस में अच्छे बच्चे होना का भाव है, यानी होने की क्रिया है, तो यहाँ हम बी का यूज करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है और सब्जेक्ट यू प्लूरल है, तो यहाँ हम आर यूज करेंगे। ठीक इसी प्रकार से थर्ड एग्जांपल में देखिए, वे मेरे दोस्त हैं, तो दोस्त होना या होने का भाव है और इसीलिए यहाँ पर हम बी का यूज करेंगे। और बी का यूज यहाँ पर आर के रूप में होगा क्योंकि ये टेंस प्रेजेंट का है और वे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। फोर्थ एग्जांपल को देखिए, वह अभी घर पर था, तो अब देख सकते हैं घर पर था यानी घर पर होना या होने का भाव है, यहाँ पर भी हम बी का यूज करेंगे, लेकिन क्योंकि ये टेंस पास्ट का है इसीलिए हम यहाँ पर वॉज वर्ब का यूज करेंगे और सब्जेक्ट हमारा वह सिंगुलर है, तो इस टेंस में हम वॉज यूज करेंगे। राहुल कल पार्टी में था, तो देखिए पार्टी में होना ये होने का भाव है, इसीलिए हम यहाँ बी यूज करेंगे, पर टेंस पास्ट का है इसीलिए बी के स्थान पर हम यहाँ वॉज वर्ब यूज करेंगे। सब्जेक्ट राहुल सिंगुलर है तो सिंगुलर के अनुसार यहाँ वॉज यूज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, विनोद अभी बाग में होगा, यानी विनोद का बाग में होना भी एक क्रिया है, क्योंकि टेंस फ्यूचर का है इसीलिए हम इसमें विल भी यूज करेंगे। अब इसको हम और अधिक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं, तो मैं को कहते हैं आई और आई के अनुसार लग गया एम और हो गया आई एम अ डॉक्टर। तो यहाँ एम जो है वो बी के स्थान पर आया है क्योंकि टेंस प्रेजेंट में है, इसलिए बी इज अमार के रूप में परिवर्तित हो गया। तुम एक अच्छे बच्चे हो, तो यू आर अ गुड बॉय, क्योंकि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो होने के अर्थ में हमने यहाँ बी के स्थान पर सब्जेक्ट यू के अनुसार आर यूज किया। वे मेरे दोस्त हैं, वे प्लूरल है और दोस्त होना प्रेजेंट को दर्शा रहा है, तो बी के स्थान पर हमने आर यूज किया क्योंकि दे प्लूरल है। इस प्रकार से वे मेरे दोस्त हैं कि इंग्लिश हो गई दे आर माई फ्रेंड्स। वह घर पर था, तो ये टेंस पास्ट का है। पास्ट के अनुसार हम जानते हैं कि पास्ट में हम वॉज वर यूज करते हैं, वॉज और वर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम वर यूज करते वॉज यूज करते हैं और प्लूरल के साथ वर यूज करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, वह घर पर था, वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वह के अनुसार हमने वॉज का यूज किया और हमारा सेंटेंस हो गया ही वॉज एट होम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राहुल कल पार्टी में था, तो पार्टी में था यानी यहाँ होने का भाव है, इसीलिए हम वी यूज करेंगे, क्योंकि टेंस पास्ट में है तो बी का हम पास्ट रूप यूज करेंगे वॉज एंड वर। क्योंकि सब्जेक्ट राहुल सिंगुलर है इसीलिए हम वॉज का यूज कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हो गया राहुल वॉज इन द पार्टी यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, विनोद अभी बाग में होगा, तो विनोद बाग में होगा ये फ्यूचर टेंस का भाव है और फ्यूचर के लिए हम दो हेल्पिंग वर्ड यूज करते हैं, देख सकते हैं फ्यूचर टेंस के लिए विल बी और शैल बी। तो जो शैल बी है वो हमारा फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ यूज होता है, जबकि विल आई और वी को छोड़कर सभी यानी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है। इसको हम एग्जाम्पल से और देख समझ सकते हैं। विनोद क्योंकि थर्ड पर्सन है इसीलिए हम इसके साथ विल बी यूज कर रहे हैं, तो विनोद विल बी इन द गार्डन नाउ। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रैक्टिस करते हैं स्पीकिंग के लिए।
देखिए बच्चों, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है क्वेश्चन और आंसर। जब भी हम किसी भाषा में बात करते हैं तो या तो हम क्वेश्चन करते हैं, सामने वाला हमें आंसर देता है, या सामने वाला हमसे क्वेश्चन करता है, फिर हम आंसर देते हैं, फिर वो क्वेश्चन करता है, फिर हम आंसर देते हैं। इस प्रकार से हमारा कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप आगे बढ़ता है। इंग्लिश बोलने के लिए भी हमें कन्वर्सेशन यानी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना होगी। इसके लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होगी। पहले आप जो क्वेश्चन कर सकते हैं, सामने वाला आंसर देगा, या इसके विपरीत सामने वाले से कहें कि वो आपसे क्वेश्चन करे इंग्लिश में और आप उसका आंसर दें इंग्लिश में। इस प्रकार से आप इंग्लिश बोलने की स्टडी करेंगे और धीरे धीरे यही कन्वर्सेशन की प्रक्रिया आपको इंग्लिश स्पीकिंग में डेवलप होती रहेगी और आप बेहतर फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलने लगेंगे। एक और बात, आप इसकी सेल्फ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से क्वेश्चन कर और खुद से ही आंसर देकर। पर यह क्रिया सामान्यतः ये प्रोसेस बोरिंग होती है, तो इसीलिए आप अपने फ्रेंड का भी हेल्प ले सकते हैं। चलिए कैसे करते हैं, पहले हम ये सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्या आपके पिताजी डॉक्टर हैं? ये हमारा हिंदी में सेंटेंस है, इसको हम पहले इंग्लिश में बनाएंगे। फिर इसका आंसर है, हाँ मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। इसका आंसर हम इंग्लिश में बनाएंगे। इस प्रकार से हम हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखेंगे और फिर हम इंग्लिश टू इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रखिएगा, इन सभी सेंटेंस में केवल होने का भाव है, इसीलिए हम टेंस को देखकर, अगर टेंस प्रेजेंट में है तो हम इज एम आर का चुनाव करेंगे, अगर टेंस पास्ट में है तो हम वॉज वर का चुनाव करेंगे, अगर टेंस फ्यूचर में है तो हम विल बी शैल बी का यूज करेंगे। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हम ज़्यादातर कन्वर्सेशन या वार्तालाप प्रेजेंट में ही करते हैं, इसीलिए मैंने अभी स्टार्टिंग के लिए आप इंग्लिश पहले दिन से बोलना शुरू करें, इसीलिए मैंने प्रेजेंट में ही ज़्यादातर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, क्या आपके पिताजी डॉक्टर? देखो क्या शब्द पहले आता है, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करते हैं। बच्चों ये सेंटेंस क्वेश्चन है, इसमें सिंगल इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव, नेगेटिव है। इन सभी की जानकारी के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ केवल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने की कोशिश की है। अगर आपको ये जानना है कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, इसमें हेल्प वर्ब पहले क्यों आती है, तो इसके लिए आपको मेरा एक अलग से एक वीडियो है उसको देखना पड़ेगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, हेल्प वर्ब कब बाहर आती है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आता है, प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन आता है, इन सभी को मैंने डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट है तो पहले उसे देख लें, फिर आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो पहला, क्या आपके पिताजी डॉक्टर हैं? तो इसमें क्या शब्द पहले आ रहा है, और आपके पिताजी सिंगुलर है, इसीलिए हमने इस पहले रखा, फिर योर फादर, उसके बाद अ डॉक्टर। अब हम आंसर देंगे। हाँ, हाँ को कहते हैं इंग्लिश में यस, क्योंकि हाँ पहले आ रहा है, इसलिए हमने यस की इंग्लिश पहले रख दी। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, तो मेरे पिताजी सब्जेक्ट हैं, तो मेरे पिताजी को कहते हैं माय फादर। क्योंकि माय फादर सिंगुलर है, इसीलिए हम इज का यूज करेंगे और फिर अ डॉक्टर। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या वह तुम्हारा दोस्त है? यहाँ दोस्त होना बी का भाव दर्शा रहा है, क्योंकि टेंस प्रेजेंट डेफिनिट का है, इसलिए हम इसमें इज एम का यूज करेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम इज का यूज करेंगे।
क्या शब्द पहले आ रहा है इसे सिंगल इंट्रोगेटिव कहेंगे, और जब क्या शब्द पहले आता है तो उसकी इंग्लिश बनाते समय उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इज को पहले लिखेंगे, इज ही योर फ्रेंड। हो गया, इज ही योर फ्रेंड, अर्थात क्या वह तुम्हारा दोस्त है। अब इसका आंसर आप हाँ में भी दे सकते हैं, ना में भी दे सकते हैं। अगर आपका वो दोस्त है तो आप कह सकते हैं हाँ वह मेरा दोस्त है, और इसकी इंग्लिश आप कहेंगे यस ही इज माय फ्रेंड। देखिए, क्या जीतू घर पर है, तो यहाँ क्या शब्द पहले आ रहा है, इसीलिए हम इसको पहले रखेंगे क्योंकि जीतू सिंगुलर है। एट होम, क्या जीतू घर पर है, तो इसकी इंग्लिश हो गई इज जीतू एट होम। हाँ जीतू घर पर है, क्योंकि हाँ शब्द आ रहा है तो इसको इंग्लिश में कहते हैं यस। जीतू सिंगुलर है तो इज यूज करेंगे, यस जीतू इज एट होम। इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। अगर इसका आंसर आपको नेगेटिव में देना है कि नहीं जीतू घर पर नहीं है, तो आप देख सकते हैं नहीं जीतू घर पर नहीं है, दो बार नहीं आ रहा है, तो पहले नहीं के लिए हम नो यूज करेंगे, फिर नहीं जीतू घर पर नहीं है तो जीतू इज और नॉट, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करेंगे, फिर एट होम। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा नो जीतू इज नॉट होम। देखो बच्चों, मैं कह चुका हूं कि ये कैसे आ रहा है, हेल्पर के बाद नोट क्यों आता है, ये सभी को मैंने इससे पहले बनाई हुई वीडियो सेंटेंस में एक एक पॉइंट को क्लियर किया हुआ है, तो आप कृपया उसे जरूर देख लें। चलिए बच्चों, अब ये आपके लिए मैंने दिया हुआ है, आप इसको बनाइए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। ध्यान रखना है, पहले हमें छोटे छोटे सेंटेंस को बोलना है जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होते हैं। और सबसे अहम बात, जैसा मैंने कहा है कि आपको इंग्लिश बोलते रहने की प्रैक्टिस करना है। भले ही आप पहले दिन 5, 3, 2 जितने भी सेंटेंस बोल सकते हैं आप बोलिए, पर डे हमें सेंटेंस की संख्या बढ़ाते रहना है। धीरे धीरे हम सेंटेंस बढ़ाते रहेंगे और हमें इंग्लिश बोलने की आदत हो जाएगी। तो बच्चों, ये आपने इसको पहले दिन से आपने इंग्लिश बोलने की स्टडी की। देखिए मैंने और भी सेंटेंस आपके लिए दिए हुए हैं, तो प्लीज़ आप इनको प्रैक्टिस करें। अगर आप इन्हें बनाने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। हालांकि मैंने इनकी आंसर शीट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से अपने आंसर चेक कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपने पहले दिन से इंग्लिश बोलने की कोशिश भी की होगी। यही कोशिश आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और आप बेहतर तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे। डियर स्टूडेंट, इसके आगे थोड़ा सा और एडवांस पॉइंट हम अगले वीडियो में लेंगे। थैंक यू सो मच देखने के लिए। हैव नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू वंस अगेन, हैव नाइस डे।